I am Basant Sahu from Hardik Group of Colleges Durg. We are discuss about today's student Z test. Okay, student Z test. तो ये जो Z टेस्ट होता है इसको हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंतर्गत लेते हैं, यानी कि जो सार्थकता परीक्षण होता है उसी के अंतर्गत ये एक पहला प्रोसेस रहता है। ठीक है, एक पहला फर्स्ट मेथड रहता है जिसका नाम है स्टूडेंट Z टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं उसमें स्टूडेंट को हम स्टैटिक्स मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें हम जो भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं उसमें जो सैंपल होता है उसको हम स्टूडेंट को एक स्टैटिक मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें स्टूडेंट Z टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, स्टूडेंट Z टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्या है फार्मूला? Z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, Z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डेरिवेट। क्या कहते हैं? नॉर्मल डेविएट। ठीक है, यानी कि प्रसामान्य बंटन विचलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रसामान्य विचलन कहते हैं। ओके, क्यों कहेंगे इसको नॉर्मल डेविएट? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपका नॉर्मल डेविएट। ओके, अब यहाँ पर x क्या है? x आपका होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। म्यू क्या है? म्यू क्या है? यहाँ पर आपका जो समष्टि होता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि आपका जो समष्टि होता है उसका समांतर माध्य को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है? यहाँ पर जो आपका समष्टि दिया जाता है, ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन होता है उसका एचडी होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, एचडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पर जो x होता है, कैपिटल X होता है, वो वेरिएबल है। म्यू क्या होता है? अरिथमेटिक मीन्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम Z टेस्ट का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बंटन करते हैं वो नॉर्मल होता है। ठीक है, या उसका जो डेविएशन होता है वो नॉर्मल फॉर्म होता है, तब उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि जो अगर हम यहां पर क्या कहा जाए, यदि हम x के स्थान पर, यदि हम x के स्थान पर 100 बार लें, ठीक है, यदि हम x के स्थान पर क्या लेंगे? 100 बार लेते हैं। ठीक है, 100 बार क्या होता है? आपका जो सैंपल है उसका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जो सैंपल आप लेते हैं उसका अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? Z टेस्ट का फॉर्मूला देखो, x बार माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन n। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको सॉरी, x बार माइनस म्यू अपॉन
सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है, सिग्मा अपॉन रूट एन। ये आपका कब होगा, जब आप x के स्थान पर x बार लेंगे। x बार यहाँ पर क्या है आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ सैंपल, ओके। तो इस प्रकार से हम z टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल फॉर्म में होता है तब, ठीक है। तब अब हम देखेंगे कि ये जो z टेस्ट के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसकी क्या क्या विशेष गुण होनी चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या आपका स्पेशलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है आपका कि जो Z का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक, Z का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, is normal, ठीक है। ये सब फर्स्ट कंडीशन होता है, यानी कि आप Z टेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपका जो सैंपल दिया रहता है, आप जो सैंपल लेते हैं वो उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि प्रसामान्य होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड क्या है आपका कि Z के जो बंटन है उसका बंटन का समांतर माध्य क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, ठीक है। जो आपका Z के बंटन का समांतर माध्य, ठीक है, Z के बंटन का समांतर माध्य क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड कंडीशन आपका क्या है कि Z के जो बंटन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, Z के बंटन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि HD ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, ठीक है। Z के बंटन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होना चाहिए, ठीक। ये थर्ड कंडीशन है। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि Z टेस्ट का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, Z टेस्ट के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि जिसको हम 5% लेंगे, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है ना, का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए आपका 1.96 होना चाहिए, ठीक। तो ये 4 कंडीशन होता है किसके लिए, Z टेस्ट के लिए, ठीक है। कंडीशन या केस बोल सकते हैं, केसेस ऑफ Z टेस्ट, ठीक। तो पहला क्या आपका जो Z टेस्ट बंटन नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि Z टेस्ट का जो बंटन है उसका अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये कहता है कि Z टेस्ट का आपका जो बंटन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका HD स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 1.96 होना चाहिए, ठीक है, 1.96 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम Z टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से
सपोज हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ, यहां पर जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो सपोज 10% ले रहे हैं, सपोज 10% ले रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1.645, कितना होना चाहिए, 1.645 होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हम जेड टेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 कंडीशन है आपको जेड टेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि जेड टेस्ट का हम क्यों करते हैं, उसका उपयोगिता क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो जब हम कोई भी पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, किसके थ्रू, जेड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इसी प्रकार से हम चाहे जो पॉपुलेशन ले रहे हैं, जो भी पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, वो चाहे कितने भी बड़ी हो, उसका भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हम उस कंडीशन में जेड टेस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर आता है, दो कंडीशन आता है हमारे पास, किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ज्ञात नहीं होता है तो कौन से फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे यहां पर। फर्स्ट केस आपका यह है कि यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो, ठीक है, यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो तो क्या करेंगे, ठीक है। आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यदि वो ज्ञात हो तो हम वहां पर z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n का यूज करते हैं, ठीक है। जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो तो उस कंडीशन में हम जेड टेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको एक चीज और देखना होता है कि जब हम ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो इसका जो z का वैल्यू है वो 1.96 से बड़ा है, ठीक है। जो z का वैल्यू है वो बड़ा है, किससे, 1.96 से। तो उस कंडीशन में आपका जो पॉपुलेशन होता है वो सिग्निफिकेंस माना जाता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट माना जाता है। और अगर z का वैल्यू 1.96 से छोटा है तो उस कंडीशन में हम सिग्निफिकेंस नहीं मान सकते, यानी कि उसको नॉट सिग्निफिकेंस मानते हैं, उसको असार्थक मानते हैं, ठीक है। तो ये हमको देखना होता है जब हम z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका z का वैल्यू जो भी आए वो 1.96 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको सार्थक मानते हैं। यदि उससे कम होगा तो आप उसको सार्थक नहीं मान सकते, ठीक है। और ये कब यूज होता है, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा का वैल्यू ज्ञात हो, मालूम हो तब, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात ना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात ना हो, आपके पास नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको होता है z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n, ठीक है। अब यहां पर s क्या है, s यहां पर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो आपका पॉपुलेशन दिया रहता है, ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन दिया होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है s,
ओके, तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, एक्स बार का मतलब क्या होता है आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ सैंपल। ठीक है, जो आपका सैंपल होता है उसका समांतर माध्य जिसको हम एक्स बार कहते हैं। ठीक, और म्यू, म्यू यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो आप पॉपुलेशन लेते हैं उसको समांतर माध्य म्यू होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एस, एस का यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ठीक है, उसके बाद एन, एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन सभी को हमको अलग से फाइंड करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको फाइंड करते जाएंगे। फाइंड करने के बाद उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम उसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमको यहाँ पर भी ये देखना है कि जो z का वैल्यू है, जो z का वैल्यू है वो 1.96 से, ठीक, इसमें वही कंडीशन आएगा 1.96 से छोटा है या बड़ा है, ये हमको देखना होता है। ठीक है, यदि z इज ग्रेटर, z है ना, वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.96, ठीक है, देन आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, सार्थक होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट होता है। ओके, लेकिन यदि z लेस देन 1.9 है, ठीक है, यानी कि z का जो वैल्यू है वो 1.96 से कम आता है, तो उस कंडीशन में आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आप जो भी सैंपल लेते हैं या जो भी पॉपुलेशन लेते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, वो असार्थक होता है। ओके, तो ये दो कंडीशन होते हैं z टेस्ट के लिए, तब जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन और आता है यहाँ पर कि मान लो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो दो प्रकार से है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो दो प्रकार से है। ठीक, यानी कि x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार, है ना। तब हम क्या करेंगे, तब कौन सा फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो अरिथमेटिक मीन ऑफ सैंपल होता है, ठीक है, सैंपल का जो समांतर माध्य है वो हमको 2 मिलता है। ठीक है, यानी कि 1 से ज्यादा मिलता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, z इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 अपॉन लेते हैं यहां पर s1 स्क्वायर अपॉन रूट n1 माइनस s2 स्क्वायर अपॉन रूट n2। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं यहां पर, सॉरी, एक जो रूट होता है यहां पर, ठीक, वो होल्ड रहेगा, होल्ड रूट रहता है, यहां पर क्या होगा, प्लस। ठीक है, जब आपके पास अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन्स 2 मिलता है, और उसके साथ साथ ही जो पॉपुलेशन का आप जैसे अरिथमेटिक मीन्स 2 मिल गया है, इसका मतलब वहां पर जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको 2 मिलेगा, s1 और s2 वो भी आपको 2 मिलेगा, और उसका नंबर ऑफ सैंपल वो भी 2 मिल जाएगा आपका, n1 एंड n2 वो भी आपको 2 मिलता है ना। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सपोज
एक ग्रुप है, दो ग्रुप है अपने पास, है ना, एक गर्ल्स का ग्रुप है और एक बॉयज का ग्रुप है, ओके। और यदि हमको उसका आईक्यू टेस्ट करना है, ठीक, यदि हमको उसकी बुद्धि लब्धि का हमको सपोज टेस्ट करना होता है, तो उसमें हमको इस प्रकार से उसका जो रिजल्ट है वो हमको इस प्रकार से मिलता है। जैसे कि गर्ल्स का आपको मिलेगा x1 का वैल्यू 84, ठीक है। इसका s1 के वैल्यू आपको मिलता है 10 एंड नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, n1 इक्वल टू यहाँ पे कितना है सपोज 121, ठीक है। इसी प्रकार से बॉयज को देखेंगे, बॉयज ग्रुप में उसका जो x1 है सॉरी x2 कितना है आपके पास सपोज 81 है एंड s2 उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है सपोज 12 है एंड नंबर ऑफ बॉयज यानी कि n2 कितना है आपके पास 81 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करते हैं कि यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि दोनों के बीच यानी कि μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, ठीक है। यानी कि यहाँ आप ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों के बीच का स्टैंडर्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो अंतर होता है वो 0 होगा, अंतर जो है 0 होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि दोनों में अंतर शून्य आ रहा है, दोनों में अंतर शून्य आता है, इसलिए हम ऊपर क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो सभी का वैल्यू हमको मिल गया है, ठीक है। दो समूह हम ले रहे हैं, दो ग्रुप हम ले रहे हैं, एक गर्ल्स ग्रुप ले रहे हैं और एक बॉयज ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। और गर्ल्स का जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो 84 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, नंबर ऑफ गर्ल्स 121 है, ठीक है। इसी प्रकार से बॉयज ग्रुप में देखेंगे उसका अरिथमेटिक मीन 81 आ रहा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 12 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना है 81 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, ओके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास यदि जो ग्रुप एक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले वाला जो फॉर्मूला है हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आपका फॉर्मूला एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको, तो पुट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा। तो z इक्वल टू आपको हो जाएगा x1 बार, तो x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 84, ठीक है, माइनस x2 का बार यहाँ पर x कितना है 81 अपॉन रूट s1 स्क्वायर, s1 स्क्वायर में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर अपॉन n1 यहाँ पर कितना है 121 है, कितना है 121। इसी प्रकार से आपका s2 स्क्वायर, s2 कितना मिलेगा आपके पास 12 है, तो प्लस 12 स्क्वायर अपॉन n2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 81 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू आएगा यहाँ पर 84 माइनस 81 कितना आएगा 3 अपॉन इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1.64
614 इतना आ रहा है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आता है तो 1.86 कितना आ रहा है 1.86। ठीक है, तो यहां पर आप देखो z का जो वैल्यू है वो कितना आया 1.86 आया, लेकिन ये जो वैल्यू है या ये जो आपके पास पॉपुलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो पॉपुलेशन दिए हुए हैं वो क्या सार्थक है यानी कि सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा z के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1.86 छोटा है। ठीक है, 1.86 लेस देन 1.96। ठीक है, z का वैल्यू है वो 1.96 से छोटा है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो पॉपुलेशन दिया गया था वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब सार्थक नहीं होता है तब वहां पर क्या एक्सेप्ट किया जाता है, जो नल हाइपोथेसिस है, परिकल्पना जो आपका शून्य परिकल्पना है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, हमारा जो पॉपुलेशन दिया गया था वो एक्सेप्ट करने लायक है। ओके, तो इसी प्रकार से चूंकि z का जो वैल्यू है वो 1.86 आया है, इसका मतलब z के 5%, ठीक है, z के 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट का जो मान है, ठीक है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जो वैल्यू होता है उससे क्या है, कम है। ठीक है, 1.96 से कम है। जब हम उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना ले रहे हैं 5% लेते हैं तब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ है कि जो पॉपुलेशन दिया हुआ था, ठीक है, जो प्रतिदर्श दिया हुआ था वो असार्थक है यानी कि नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका जेड टेस्ट के लिए एक एग्जांपल। क्या हो गया, जेड टेस्ट के लिए एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, तो आप यहां पर अभी देखें जेड टेस्ट का यूज किया जाता है जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्ञात ना हो तो उसके लिए सेकेंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास सपोज 2 आता है, तो उस कंडीशन में आप अभी जो हम सॉल्व किए हैं उसको यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट, तो इसका हम यूज कब करेंगे कि जब सैंपल का जो साइज है, ठीक है, सैंपल का साइज बहुत छोटा होता है, तो उस समय हम जेड टेस्ट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जेड टेस्ट का यूज कब करेंगे, जब सैंपल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सैंपल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर सैंपल का साइज छोटा है, तो ठीक है, जहां पर सैंपल का साइज छोटा है तो उस कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, टी टेस्ट का यूज करते हैं, जो कि यहां पर
किससे डिनोट करेंगे हम इसको, स्मॉल टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस, सॉरी म्यू अपॉन एस इनटू रूट एन हो जाएगा, ठीक है। या मतलब ये भी दे सकते हैं कि t इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, ठीक है। देखने में दोनों फॉर्मूला सेम है, जेड टेस्ट का भी फॉर्मूला ऐसे ही था, ठीक है, लेकिन जेड टेस्ट का यूज हम कब करेंगे, जब सैंपल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब सैंपल छोटा होगा तो उस कंडीशन में हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार से हम टी टेस्ट का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। इसके लिए हम जो एग्जांपल है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, और साथ ही साथ टी टेस्ट के साथ साथ हम एक जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसका भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू।